पति 4 सालों से विदेश में रह रहा था, वो अपनी पत्नी से मिलने तक नहीं आया था, लेकिन पत्नी ससुराल में रहते हुए जो अपने ससुर के साथ रहती थी वो अचानक से 4 महीने की गर्भवती हो जाती है। सवाल ये कि आखिर उसको गर्भवती किसने किया, लेकिन उसके गर्भवती होने के बाद ही उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस को लाश मिलती है और फिर पता चलता है कि ये तो 4 महीने की गर्भवती थी। और फिर पुलिस छानबीन में लगती है, पता करती है कि आखिर इसको प्रेग्नेंट किसने किया, इसकी मौत कैसे हुई और प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। पूरी कहानी की जब छानबीन की जाती है शुरू से लेकर आखिर तक, तो हर कोई सुनकर दंग रह जाता है। तो चलते हैं और पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। और प्रतापगढ़ जिले का एक लालगंज बस स्टॉप है। उस बस स्टॉप के पीछे ढेर सारी गन्ने की खेती हुई है। और 2 अप्रैल को जो खेत किसान है वो अपने खेतों पर आते हैं और वो देखते हैं कि वहीं पर एक महिला की जो लड़की सी थी उसकी लाश पड़ी हुई है। फौरन जो लालगंज थाना है उसको सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़की की हालत देखती है कि आखिर लड़की को मारकर यहाँ पर फेंका गया है या फिर इसके साथ रेप हुआ है। तो देखकर लगता है कि शायद लड़की की हत्या कहीं और की गई है और ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर लाश को फेंका गया है। अब सवाल ये कि आखिर ये लड़की कौन है। लालगंज इलाके में चारों तरफ व्हाट्सएप पर फोटो भेज दिए जाते हैं कि एक लड़की की लाश मिली है। फोटो चारों तरफ भेजे जाते हैं। पुलिस ये भी पता कर रही थी कि आसपास थानों में कोई लड़की गुमशुदा हो, फिर उसके बाद आगे पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कौन है, हत्या किसने की है, किसने फेंका है। दूसरी तरफ लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा था। अब पुलिस शिनाख्त करने में लगी हुई थी कि उसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है कि लड़की 4 महीने की गर्भवती थी और इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो खून का दौरान, मतलब खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। मतलब जब इसका गर्भ गिराया जा रहा था, इसकी प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा रहा था इसके बच्चे को, तो तभी उसी बीच खून ज़्यादा बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस को इतना पता चल जाता है, पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर किसी हॉस्पिटल में ऐसा हुआ होगा। और दूसरी तरफ शिनाख्त के लिए, क्योंकि लड़की शादीशुदा लग रही थी, महिला थी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट ज़रूर दर्ज होगी। जब पुलिस 3-5 मार्च लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ जो अंतु थाना है वहाँ पर एक शख्स ने एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और जिस लड़की की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसका नाम शहनाज बानो है। अंतु थाने में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिस शख्स ने की थी, उनको बुलाया जाता है और वो लड़की के ससुर थे। और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी बहू कैसी है। उनको फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो फ़ोटो देखते ही फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी बहू शहनाज बानो है। और ये 2 अप्रैल को अपने घर से निकली थी और निकलने के बाद फिर ये लौट कर नहीं आई। और जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो अपहरण की करवाई थी कि उनकी बहू का अपहरण कर लिया गया है। अब पुलिस शहनाज बानो के बारे में जब पता करती है तो पता चलता है कि शहनाज बानो का जो पति है वो सऊदी में रहता है। शहनाज बानो की शादी 5 साल पहले हुई थी। शहनाज के कोई बच्चा नहीं है और 1 साल मतलब 4 साल पहले ही जो उसका पति है वो उसको छोड़कर सऊदी चला गया था नौकरी की वजह से। और 4 सालों से वो वापस नहीं लौट पाया है क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी करता है। और 4 सालों से ये अपने ससुर के साथ ही रह रही थी। पति पैसे बेचता था, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। पुलिस को लगता है कि ज़रूर प्रेम प्रसंग का मामला होगा क्योंकि शहनाज बानो गर्भवती थी, वो भी 4 महीने की। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, पता करती है कि 2 अप्रैल को इसकी किससे बातचीत हुई थी और क्या किसके साथ थी। अब पुलिस जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें एक नंबर निकल कर आता है जिससे लास्ट टाइम उसकी बात हुई थी और जिसके साथ वो थी, लोकेशन सेम थी। और वो नंबर था इरफान का, जो लालगंज का रहने वाला है। पुलिस इरफान के बारे में पता करती है, इरफान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने शहनाज बानो के साथ क्या किया, शहनाज बानो तुम्हारे साथ थी, वो प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। पुलिस ऐसे ही तरीके से उससे पूछती है तो जो इरफान था वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि पुलिस को तो सब पता है और बोलता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ गलती से हुआ। मैंने शहनाज को नहीं मारा, शहनाज से तो मैं बहुत प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, वो गलती से मर गई। और जब पुलिस इरफान से पूरी पूछताछ करती है तो इरफान बताता है कि आज से 4 साल पहले से जब उसका पति उसको छोड़कर विदेश चला गया था तो उसी बीच मैं लालगंज का रहने वाला हूँ और मैं अंतु थाने में जहाँ वो रहती थी वहीं पर जाता था क्योंकि वहाँ पर मेरा ननिहाल है।
और वहीं मेरी नज़रें शहनाज से टकराई और शहनाज से नज़रें टकराने के बाद हम लोग मिलने लगे, हम लोगों के संबंध बनने लगे। अब मैं जाता था शहनाज के घर में रात को, उसके साथ संबंध बनाता क्योंकि घर पर सिर्फ ससुर रहते थे और ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही थी। शहनाज हम लोग मिलते थे। अब पहले शुरुआत में हम लोगों ने जब मिले तो हमने एक दूसरे से मिलते टाइम ख्याल रखा, प्रोटेक्शन यूज़ किया कहीं शहनाज प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन जब साल गुजरती गई और हद से ज़्यादा हमारा मिलना जुलना हुआ तो इसी बीच हमने सोच विचार करना कम कर दिया और 4 महीने पहले ही हम लोग मिले थे, उसके बाद भी मिले थे। और अब आकर जब शहनाज को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, गर्भवती हूँ, तो शहनाज मुझे बताती है क्योंकि 4 महीने हो चुके थे तो जो प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म दबाव से तो नहीं किया जा सकता था, हॉस्पिटल वगैरह में सफाई होती। अब मैंने जब शहनाज से बोला तो शहनाज तैयार हो गई थी, लेकिन शहनाज की एक शर्त थी कि यहाँ से जब वो हॉस्पिटल में जाएगी तो वो उसके बाद मुझसे शादी करेगी। शहनाज की ये बात सुनकर मैं तैयार हो जाता हूँ और फिर मैं ढूंढता हूँ कि किस हॉस्पिटल में शहनाज का अबॉर्शन हो सकता है। उसी बीच लालगंज का ही जो संजीवनी हॉस्पिटल है वहाँ पर जो डॉक्टर नफीस अहमद है वो मेरी जान पहचान के हैं, मेरी उनसे बातचीत होती है और वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपये लगेंगे, अबॉर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम अपनी प्रेमिका को ले आना। मैंने बताया था कि मतलब मैं शादी करने वाला हूँ। तो डॉक्टर नफीस तैयार हो जाते हैं और 2 अप्रैल को सुबह सुबह मैं उसको लेकर पहुँचता हूँ शहनाज को और फिर शहनाज का अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब अबॉर्शन चल रहा था कि उसी बीच शहनाज की ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है क्योंकि जो अबॉर्शन किया जा रहा था वो दवाओं से और जो कुछ नर्सें थी उनके साथ किया जा रहा था। तो अबॉर्शन जब स्टार्ट होता है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। डॉक्टरों में एक्सपीरियंस तो था नहीं क्योंकि वो नर्सें थी बस, और मेरी जो शहनाज थी उसकी ब्लीडिंग होती रहती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर नफीस घबराए हुए आते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि शहनाज की मौत हो गई और मैं भी घबरा जाता हूँ। पहले मुझे दुख होता है लेकिन उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि अब शहनाज की मौत हो गई, पुलिस को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा, फिर क्या होगा। डॉक्टर नफीस भी मुझसे बोलते हैं कि अब क्या होगा। तो फिर हम और डॉक्टर नफीस यही प्लानिंग करते हैं कि शहनाज की लाश को ठिकाने लगा देते हैं, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और सबको यही लगेगा कि शहनाज की किसी और ने हत्या की होगी। और इसी प्लानिंग से डॉक्टर नफीस के साथ मिलकर मैं शहनाज की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर जाता हूँ और जो लालगंज बस स्टॉप है उसके पीछे खेतों में ठिकाने लगाकर वापस आ जाता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। जब पुलिस को ये बात पता चलती है फ़ौरन डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया जाता है, जो हॉस्पिटल था उसको सीज कर दिया जाता है और जो इरफान था उसको भी जेल भेज दिया जाता है। और जो भी नर्सें जिन लोगों ने अबॉर्शन किया था उनके बारे में भी पुलिस पता कर रही है और उनको भी जेल भेजेगी। लेकिन एक प्रेम कहानी में एक हादसा हुआ है और इरफान का कहना ये भी है कि वो उससे शादी कर लेता, लेकिन शादी जब वो करता तो फिर अबॉर्शन की क्या ज़रूरत थी। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो फिर अबॉर्शन नहीं बनता। इरफान ने अगर शादी कर ली होती तो शायद शहनाज भी खुश होती। और दूसरी चीज़ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को छोड़कर ना विदेश में जाएं ना शहर छोड़कर जाएं, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाएं और उसको ही साथ में रखें। अगर शहनाज का पति उसके साथ होता तो शायद शहनाज के अवैध संबंध ना होते। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।